नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? फाइन, थैंक यू। सर, अभी वॉर के सीन चल रहा है सब जगह। हम्म। तो क्या था कि पहले हम लोगों ने जो हिस्ट्री से सीखा या जो हम जानते हैं, हमने इतनी सारी पॉडकास्ट यानी हमारी पॉडकास्ट पे भी बोला कि हम्म। जब वॉर होते हैं, अनसर्टेन टाइम्स होते हैं, तब गोल्ड बढ़ता है। राइट। पर इस बार हम कुछ और देख रहे हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने सोचा आपसे बेहतर कौन होगा जो हमको सिंपल लैंग्वेज में, बेसिक में बताए कि ये क्यों हो रहा है। राइट। देखिए सर, इंडिया हैज बीन एन ऑयल इंपोर्टिंग इकोनॉमी। बिल्कुल ठीक और है। इस वॉर के चलने से ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, हम्म। सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया, हम्म। रुपी पे प्रेशर है। डॉलर के अगेंस्ट रुपी 94 अराउंड पहुंच चुका है। हम्म। हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया। करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन हो रहा है। हम्म। दिस विल ऑल लीड टू हायर इन्फ्लेशन। बिल्कुल ठीक है। तो इतनी अनसर्टेनिटी है, हम्म। उसके बावजूद गोल्ड नहीं बढ़ रहा। सो हम्म। इज दिस येलो मेटल लूजिंग इट्स शाइन? तो हमें उस पे ही आपसे जानना है कि ये इस बार ऐसा क्या हो रहा है। ओके। वेरी वेरी शार्प क्वेश्चन, वेरी रिलेवेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मुक्ता जी जो आपने पूछा है। मैं सवाल के सीधे जवाब पे आऊं उसके पहले हम चीज़ों को थोड़ा बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि जो है, परिप्रेक्ष्य है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि वॉर चल रहा है और हमारा अनुभव ये कहता है, ऐतिहासिक अनुभव ये कहता है कि जब भी वॉर होता है तो ज्यादातर सोने की कीमतें बढ़ती है। इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए, इसको समझने से पहले मैं आपसे चंद सवाल पूछूंगा मुक्ता जी। वॉर होने पर आपके मन में क्या भाव आते हैं कि समय अच्छा गुजरेगा कि समय में बहुत चुनौतियां होंगी, परेशानियां आएंगी? वॉर सर, का मतलब होता है चुनौतियां होंगी, परेशानियां बहुत होंगी। परेशानियां आएंगी। तो जब बहुत परेशानियां आती हैं और आपको लगता है कि आने वाला समय चुनौतीपूर्ण होगा, आने वाला समय बहुत चैलेंजिंग होगा, आने वाले समय में युद्ध की वजह से महंगाई बढ़ सकती है, तो ऐसे में आप अपना अपने घर के बजट में क्या ध्यान रखेंगे? एक्सपेंसेस कंट्रोल करेंगे। आप एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और जो एक्सपेंसेस आप कंट्रोल करेंगे तो उससे आपका खर्चा कम हो जाएगा हाँ और जी। आपकी बचत बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो उस बचत का आप क्या करेंगे? घर में रखेंगे कि कहीं निवेश करेंगे? इन्वेस्ट करना तो चाहेंगे सर, पर अभी सिचुएशन इतनी स्ट्रेंज है कि उसमें भी डर लगता है। तो जब भी डर लगता है हम बचत करते हैं, और बचत को कहाँ रखें ये भी समझ में नहीं आता है। ठीक है। लेकिन घर में बचत रखना भी बड़ा मुश्किल काम है, पैसा आप घर में भी रख नहीं सकते हैं। तो आप कहाँ रखने के बारे में सोचेंगे? तो आपको क्या लगता है कि सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट आप दुनिया में किसके मानते हैं, किसे मानते हैं? सर, एफडीज, एफडी। गवर्नमेंट बैक एफडीज। गवर्नमेंट बैक्ड एफडीज, अब आपने एक जबरदस्त बात कही। गवर्नमेंट बैक्ड एफडीज, इसका मतलब है वो डिपॉजिट्स जो गवर्नमेंट लेती हैं। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया। ठीक है। तो आप सबसे सेफ निवेश किसको मानेंगे? कि मैं गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद लेती हूँ, पोस्ट ऑफिस के बॉन्ड्स खरीद लेता हूँ। ठीक है ना? मैं गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदती हूँ और उसमें मेरा पैसा सेफ रहेगा, गवर्नमेंट के हाथों में रहेगा। और कुछ ऊपर नीचे भी हुआ तो गवर्नमेंट तो हमेशा पैसा वापस देती है, गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करती है। तो जो मुक्ता जी के मन में आया ये सबके मन में आएगा, जितने भी हाउस होल्ड है सबके मन में यही आएगा। और सभी लोग बॉन्ड खरीदने भागेंगे। जब सभी लोग बॉन्ड खरीदने भागेंगे तो बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाएगी। सरकार जो सप्लाई देती है बॉन्ड से, उससे ज्यादा बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाएगी। और जब बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी मुक्ता जी, तो बॉन्ड की कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए किसी ने 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा है, 7% का, उसकी कीमत बढ़ के 110 रुपए की हो गई। अब उसको 110 रुपए पे 7 रुपए मिलेंगे, मतलब उसकी यील्ड बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? यील्ड कम हो जाएगी। कम हो गई, हाँ। इस आदमी को 100 रुपए पे 7 रुपए मिल रहे थे, उसने बॉन्ड 110 पे बेचा, तो जिसने 110 पे खरीदा उसको 110 पे 7 रुपए मिल रहे हैं, जबकि पहले वाले को 100 रुपए पे 7 रुपए मिल रहे थे। तो आपकी बॉन्ड यील्ड क्या हो गई? बॉन्ड यील्ड आपकी 7% से गिर के 6% हो गई। हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हो गई। जब भी लोग बॉन्ड खरीदते हैं तो बॉन्ड यील्ड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? हाँ जी। तो आपने मेरे से सोने का सवाल पूछा था, अब मैं आपसे एक काउंटर सवाल पूछता हूँ। मुझे बताइए, इंडिया के अंदर बॉन्ड यील्ड, यूरोप में बॉन्ड यील्ड, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है। उल्टा हो रहा है ना? तो इस वॉर में केवल गोल्ड में उल्टा नहीं हुआ है, इस वॉर में बॉन्ड में भी उल्टा हुआ है। ये एक बड़ी बात है जो हमें समझने की जरूरत है। देखिए, इसी को बोलते हैं मुक्ता जी कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है।
दुनिया बदल रही है। और दुनिया क्यों बदल रही है ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात आपसे कहता हूं मैं। आप देखिए कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत विनाश हुआ था, बहुत तबाही हुई थी। और इंसान को अक्ल आ गई कि वॉर एक अच्छी चीज नहीं है, हमें वॉर से बचने की कोशिश करनी चाहिए। और उस वक्त ये स्थापित हो गया था कि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, क्योंकि उसने एटम बम बना लिया था और हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिरा भी दिया था। तब तक किसी देश के पास एटम बम नहीं था, केवल पहला देश राष्ट्र है अमेरिका जिसके पास एटम बम था। नंबर एक बात। नंबर दो बात मुक्ता जी, सबसे कम नुकसान अमेरिका का हुआ था क्योंकि अमेरिका अटलांटिक के दूसरी पार है, और युद्ध का जो मैदान है ना वो यूरोप था। तो यूरोप में बहुत नुकसान हुआ, रशिया में बहुत नुकसान हुआ, अमेरिका को नुकसान नहीं हुआ। तो जब अमेरिका को नुकसान नहीं हुआ तो आर्थिक रूप से अमेरिका बहुत ताकतवर देश बन गया। तो दो बातें हुई 1945 में। पहली बात, सैनिक दृष्टि से अमेरिका सबसे ताकतवर राष्ट्र बन गया, और आर्थिक दृष्टि से दुनिया का सबसे मजबूत देश बन गया। और ब्रिटेन से वो आगे निकल गया, इंग्लैंड पीछे रह गया। ये दो बातें हमें समझ में आती है। तो इस चक्कर में हुआ क्या कि अमेरिका दुनिया का लीडर बन गया। उसने एक समझौता किया, सारे देश के लोगों को बुलाया, ब्रिटेन वुड्स एक संस्था, एक जगह है वहां पर बुलाया। 44 दुनिया के देश वहां पर आए, और इन सब लोगों ने मिलकर बहुत से फैसले किए। इसमें एक फैसला यह था कि आपस में लड़ना नहीं चाहिए। अब मतभेद तो होंगे, और मतभेद होंगे तो लड़ाई कैसे रोकेंगे, तो उन्होंने कहा हम सब मिलके एक संगठन बनाते हैं, मिलके बात करेंगे, और बैठ के जब बात करेंगे तो समस्याएं सुलझ जाएंगी। तो ये नींव थी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ की। उन्होंने यूएनओ बनाया। फिर उन्होंने देखा कि मुद्दे इसलिए होते हैं कि आर्थिक संकट होते हैं, तो आर्थिक संकट के समय हमें सामना करना चाहिए, तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक की पेशकश की, वर्ल्ड बैंक बनाया। अब उन्होंने बनाया, केवल बैंक बनाने से काम नहीं होगा, फंडिंग भी होना चाहिए। तो अमेरिका की अगुवाई में, लीडरशिप में, उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाया। फिर अमेरिका ने कहा कि नहीं भाई, इन सब से भी काम नहीं चलेगा, हमें तरक्की करने के लिए आपस में व्यापार करना चाहिए। तो व्यापार करने के लिए जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, इसके ऊपर एग्रीमेंट हुआ, गैट जिसको बोलते हैं। और दुनिया के लोगों ने नियम बनाए कि आपस में व्यापार कैसे करना है। आगे चल के यही यही डब्ल्यूटीओ में परिवर्तित हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में परिवर्तित हुआ। और फिर अमेरिका ने कहा कि जो साथी मेरे साथ रहेंगे, जो हमारे हमारी पॉलिसी में, हमारी नीतियों में, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, अगर वो मेरे साथ आते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं रहता हूं। तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन नेटो बनाया। ठीक है ना, वर्ल्ड, हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हम सब ने मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बनाया, डब्ल्यूएचओ बनाया। अब ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेडक्वार्टर्स हैं ज्यादातर अमेरिका में है, और इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के खर्चे बड़े बड़े हद तक अमेरिका उठाता है। और इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के नियम बनाने में अमेरिका सबसे आगे रहा। यहां तक बात हमें समझ में आती है। अब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपसे कहूंगा, ध्यान से समझिएगा। ये सारी संस्थाएं बनाने में, इन संस्थाओं के नियम बनाने में अमेरिका हमेशा अग्रणी रहा, लीडर रहा। अब मुझे बताइए मुक्ता जी, इन्हीं संस्थाओं के नियम कौन तोड़ रहा है? अमेरिका खुद। अमेरिका तोड़ रहा है। कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो दुनिया थोड़ी बदल गई है। अब दुनिया क्यों बदल गई है इसको समझते हैं। देखिए, दुनिया में जितने भी बड़े देश हैं, जिनको आप अमीर देश कहते हैं, कामयाब देश कहते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज कहते हैं, जो कि G7 भी आप उनको कह सकते हैं, जिन्होंने दुनिया पे कुछ सालों तक राज किया था, ये सब अमीर देश हैं। इन अमीर देशों के पास मुक्ता जी जो इकोनॉमिक ग्रोथ के स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स होते हैं, एक जो बुनियादी ड्राइवर्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी आर्थिक तरक्की होती रहती है, वो समाप्त हो रहे हैं। इनके समाज के अंदर बुढ़ापा पसर रहा है, इनके डेमोग्राफी कमजोर हो रही है, इनके पास और तरक्की होने के साधन और संसाधन कम हो रहे हैं, इनके देशों में मांग घट रही है। पर ये अपने प्रभुत्व को कायम करना चाहते हैं और अपनी इकोनॉमी को ग्रो करते रहना चाहते हैं। तो इनके यहाँ खर्चे बढ़ने के जो जरूरतें हैं, खर्चे बढ़ने के जो वातावरण है वो कमजोर हुआ है। तो इन्होंने बहुत सालों तक क्या पॉलिसी अपनाई कि ब्याज दरें बहुत कम होनी चाहिए, और उधार लेके खर्च करने में कोई गुरेज नहीं है। तो इन लोगों ने अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा उधार का सहारा लिया है, क्योंकि इनके देश में मांग नहीं होने से महंगाई नहीं बढ़ती थी। और इनकी जो करेंसी थी ना वो दुनिया भर इस्तेमाल करती है। तो करेंसी छापने की वजह से, ज्यादा करेंसी छापने की वजह से जो महंगाई बढ़ सकती थी वो दुनिया भर में फैल जाती थी। तो इनके देशों में महंगाई नहीं बढ़ती थी। तो अमूमन हम इसलिए ज्यादा रुपया नहीं छापते हैं कि उससे महंगाई बढ़ेगी, यह डर इन राष्ट्रों को नहीं था। तो इन राष्ट्रों ने बहुत जबरदस्त तरीके से पैसे की सप्लाई बढ़ाई, करेंसी की सप्लाई बढ़ाई। प्रभाव क्या हुआ इन देशों के अंदर मुक्ता जी, कि इन देशों के अंदर पिछले कई सालों से डेट बढ़ रहा है, उधार बढ़ रहा है।
और अभी जितना उधार इनके ऊपर अब हो गया है कोविड के बाद, इतना उधार पहले कभी नहीं था। तो अभी तक जितने भी युद्ध दुनिया में हुए, तब दुनिया में इतना उधार नहीं था जितना उधार अभी है। और इतना ज्यादा उधार है कि उधार चुकाने की स्थिति में भी नहीं है। न केवल अमेरिका में उधार है, अमेरिका का उधार बढ़ रहा है। वो उधार इस कदर बढ़ रहा है कि उसको चुका नहीं पा रहे हैं। और जब चुका नहीं पा रहे हैं तो बजट में घाटा हो रहा है। और ऐसे में अगर इनके खर्चे बढ़ जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है, तो इनको और उधार लेना होगा। तो इस युद्ध में मुक्ता जी क्या हो रहा है, इस युद्ध ने लोगों को यह बताया है कि अमेरिका के खर्चे बढ़ेंगे, उस अमेरिका के जिसके बजट में पहले ही 7% का घाटा है। 7% घाटा मतलब है कि सरकार जो बजट बनाती है उसमें अगर सरकार की आमदनी 100 रुपया है तो खर्चा 107 रुपया है। ये 7 रुपया पहले ही वो उधार ले रही है। तो अगर युद्ध में और खर्चा बढ़ेगा तो उनका और उधार बढ़ेगा। जब और उधार बढ़ेगा तो लोगों से पैसे मांगने आएंगे, और लोग कह रहे हैं जब आप हमसे पैसे मांगेंगे उधार में तो हमें आपको ब्याज दर ज्यादा देनी होगी। तो इतिहास में जब भी युद्ध होते थे, बॉन्ड यील्ड्स कम हो रही होती थी। इस साल बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं। दूसरा, ये कह रहा है बाजार, क्योंकि सरकार ज्यादा उधार लेगी इसलिए ज्यादा पैसे की सप्लाई होगी, और ज्यादा पैसे की सप्लाई होगी तो महंगाई और बढ़ेगी। तो दुनिया का यह भी मानना है कि इस वक्त दुनिया को डर केवल वॉर से नहीं डर लग रहा है, वॉर से बढ़ने वाली महंगाई से लग रहा है। और उस महंगाई की वजह से ब्याज दरें बढ़ रही हैं। तो जब ब्याज दरें बढ़ती है तब गोल्ड के दाम नहीं बढ़ते हैं। गोल्ड के दाम तब बढ़ते हैं जब ब्याज दरें घटती हैं। जितने भी युद्ध पहले हुए हैं उन युद्धों में ब्याज दरें कम हो रही होती हैं, लेकिन युद्ध में ब्याज दरें बढ़ रही हैं। और बढ़ने की वजह से आपकी गोल्ड में जाने की इच्छा नहीं होती है। ये पहला कारण है। अब एक दूसरा और बड़ा कारण समझते हैं। गोल्ड ना हमेशा, मुक्ता जी, इकोनॉमिक एसेट नहीं रहा है, वो मॉनेटरी एसेट रहा है। गोल्ड कुछ पैदा नहीं करता है ना। आप देखिए, जिस रूम में बैठी हैं, इस रूम में आपने इस घर को बनाया है, आप एक कुर्सी पे बैठी होंगी, आप एक मोबाइल को इस्तेमाल कर रही होंगी, आपने सुबह नाश्ता किया होगा। आपके पीछे मुझे कंप्यूटर नजर आ रहा है, आपके पीछे मुझे कुछ फोटोज नजर आ रही हैं, कुछ फ्रेम्स नजर आ रहे हैं। ये सारी चीजें का हमने उत्पादन किया है। और इन सब चीजों का उत्पादन एक व्यापारी ने किया है। उस व्यापारी ने जब उत्पादन किया तो फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया है। फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया है तो उसने उसमें अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसने जमीन को खरीदा होगा, मशीनरी को खरीदा होगा, मजदूर को उसने पेमेंट किया होगा। इसमें कहीं उसने सोने का इस्तेमाल किया है? कहीं पर भी सोने का इस्तेमाल तो नहीं है ना। तो हम्म। सोना आपके जीवन में कुछ काम नहीं करता है। वो आपके लिए कुछ उत्पादन नहीं करता है। वो एक मॉनेटरी एसेट है जो अपना पड़ा रहता है। आप 100 किलो सोने को तिजोरी में रखेंगे, 100 साल के बाद भी वो 100 किलो ही होगा। वो कुछ इनकम जनरेट नहीं करता है। लेकिन ये जितनी चीजें आप इस्तेमाल कर रही हैं जिसको व्यापारी बनाता है जोखिम लेके, उसको इक्विटीज कहते हैं। तो इक्विटी ग्रोथ एसेट है, इक्विटी ग्रो करता है। तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी बिजनेस अच्छा करते हैं, मतलब इक्विटी अच्छा करती है, तब गोल्ड अच्छा नहीं करता है। तो 1980 से लेकर 2008 तक दुनिया के अंदर शांति थी, दुनिया में युद्ध नहीं हो रहे थे। दुनिया के तमाम देशों के अंदर बहुत अच्छा सद्भाव था, आपस में मिलजुल के काम कर रहे थे। WTO जैसी संस्था आई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था, है ना। तो गोल्ड ने बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दिया। तो उस जमाने में लोग गोल्ड कब खरीदते थे? जब उनको डर लगता था कि इकोनॉमी अच्छा नहीं करेगी। तो गोल्ड एक इंश्योरेंस एसेट था। ये गोल्ड का इतिहास है। अब हम आते हैं वर्तमान में। 2020 में क्या हुआ कि अमेरिका ने बहुत से डॉलर छापे। इतने ही डॉलर, इससे आधे डॉलर दुनिया ने नए छापे थे अमेरिका ने 2008 में। सो 2008 और 2020 में अमेरिका ने दो नई नीतियां अपनाई। ये दो नई नीतियां क्या थी कि हमें खूब सारा रुपया छापना है, रुपया छापने से हमारी कंपनी डिफॉल्ट नहीं करेगी और हम मंदी से बाहर आ जाएंगे। रुपया मतलब डॉलर, उनका रुपया डॉलर है, हमें डॉलर छाप। और 2 बार अमेरिका इस नीति की वजह से बच गया। 2 बार वहां पर डिफॉल्ट होने से बच गया। 2 बार वो मंदी से बाहर भी आ गए। लेकिन दूसरी बार उन्होंने इतना डॉलर छापा कि वो अमेरिका में महंगाई लेके आया। नंबर एक बात। दूसरा बात, अमेरिका ने क्या किया कि रशिया के डॉलर फ्रीज कर दिए थे 2022 के अंदर। और जब अमेरिका ने डॉलर को फ्रीज कर दिया तो चाइना को एक बात समझ में आई कि वो रशिया के डॉलर फ्रीज कर सकता है तो कल को मेरे डॉलर भी फ्रीज कर सकता है। ठीक है ना। अगर वो रशिया पे सैंक्शन लगा सकता है, कल मेरे पे भी सैंक्शन लगा सकता है।
रशिया एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, जिसके पास न्यूक्लियर बम अमेरिका से भी ज्यादा है। उस देश के साथ अगर अमेरिका ऐसा कर सकता है, तो दुनिया में किसी भी देश के साथ ऐसा कर सकता है। तो चीन ने एक फैसला किया, और वो फैसला क्या था कि मैं जब भी व्यापार करता हूं तो व्यापार में मुझे फायदा होता है, और मेरे पास जो भी कमाई आती है वो डॉलर के रूप में आती है। वो डॉलर का मैं संग्रह करता हूं, और उस डॉलर से मैं अमेरिका के बॉन्ड खरीदता हूं। तो मेरे पास अमेरिका के बॉन्ड्स हैं। तो उनके पास करीब 1300 साढ़े 1300 बिलियन डॉलर के बॉन्ड हुआ करते थे। तो चाइना को डर लगा कि अगर उन्होंने रशिया के बॉन्ड को फ्रीज कर दिया तो मेरे भी फ्रीज कर देंगे, मेरे पास इतने बॉन्ड नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने उस बॉन्ड को बेचना शुरू किया और गोल्ड को खरीदना शुरू किया, क्योंकि वो डॉलर से बचना चाहते थे। इसी को बोलते हैं वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर एंड डी डॉलराइजेशन। तो जब उससे बचना चाहते थे मुक्ता जी, तो गोल्ड की डिमांड बढ़ रही थी और डॉलर की डिमांड कम हो रही थी। तो जो चाइना के सेंट्रल बैंक ने किया, धीरे धीरे सभी सेंट्रल बैंक्स ने वो किया। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो ये बड़ा कारण रहा कि पिछले 3 सालों से दुनिया के अंदर गोल्ड की कीमत बढ़ रही है, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स की तरफ से डिमांड आ रही थी। अब मैं यहां रुकता हूं और एक सवाल आपसे पूछता हूं। ये जो भी डॉलर को गोल्ड में चीन ने परिवर्तित किया, इंडिया ने परिवर्तित किया, दूसरे देशों ने परिवर्तित किया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका ने परिवर्तित, जो भी देश दुनिया के सेंट्रल बैंक जो हैं, जो कि डॉलर को बेच के गोल्ड खरीद रहे हैं, ये डॉलर आता कहां से? मुक्ता जी बताइए, सोचिए जरा। आपको बात बहुत आसानी से समझ में आएगी, ये कहां से आता है। यूएस से। हाँ, तो उनके पास कैसे आता है? वो ऐसा क्या करते हैं कि यूएस का डॉलर उनको मिलता है? से। जब चाइना एक्सपोर्ट करता है तो उनके पास डॉलर्स आता है। अच्छा, हम्म। डॉलर्स आप इंपोर्ट भी तो करते हैं, तो इंपोर्ट का पेमेंट भी तो आप डॉलर में करते हैं। तो हम्म। आप जब एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉलर आपको मिलते हैं, आप इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर में आपको देना पड़ता है। पेमेंट करना पड़ता है। अब आपके पास डॉलर बच गए, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी डॉलर में कमाई, मतलब एक्सपोर्ट जो आपने किया वो इंपोर्ट से ज्यादा है। हम्म। तो इसी तरह से तो आपका सरप्लस क्रिएट होता है कि मेरे पास डॉलर इंपोर्ट करने के बाद भी डॉलर मेरे पास बच गए। हम्म। सरप्लस है ना मेरे पास, जैसे आपके बिल्कुल। आपके पास सरप्लस होता है। बच गए मेरे पास डॉलर, बच गए। वो जो डॉलर बचते हैं वही आपके रिजर्व का हिस्सा बनते हैं, और उसी रिजर्व में से आपने डॉलर को बेचा और गोल्ड को। खरीदा। तो आप गोल्ड कब खरीदेंगे? जब आपके पास सरप्लस होगा। हम्म। सरप्लस कब होगा मुक्ता जी आपके पास? जब आप ट्रेड करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, वॉर में ट्रेड बढ़ेगा कि कम होगा? सर कम। कम हो जाएगा। जब ट्रेड कम होगा तो डॉलर में आपकी आमदनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सरप्लस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। ये जो सोने की कीमतें है ना, ये सोने की कीमतें आखिरी सोने की कीमत तय करती है, सारे सोने की कीमत क्या होगी, मार्जिनल प्राइसिंग कहते हैं। तो सोने का जो फ्यूचर मार्केट है वो क्या मानता है कि ये युद्ध जो है, ये दुनिया में महंगाई लेके आएगा, ये युद्ध दुनिया के अंदर कारोबार कम करेगा, और कारोबार कम करेगा तो सरप्लस कम हो जाएगा। सरप्लस कम हो जाएगा तो सेंट्रल बैंक्स के पास नया सोना खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? और इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा सोना सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं। इसलिए सेंट्रल बैंक का डिमांड नहीं आने से सोने के आगे दाम बढ़ने की संभावनाएं कम हो गई है। बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल सर। और आई थिंक न्यूज में भी था कि रशिया ने 25 साल में पहली हम्म, बार सेंट्रल बैंक ने अपना गोल्ड बेचना शुरू किया है। ये भी न्यूज आ रही है अब। है ना? तो कितना आसानी से देखिए बात समझ में आती है। हम्म। तो इस वक्त जो सोना है ना, ये केवल इंश्योरेंस एसेट बन के नहीं रह गया, ये ग्रोथ एसेट भी हो गया है। हम्म। दुनिया अच्छा करेगी तो सोना अच्छा करेगा, क्योंकि लोग सोने को इकट्ठा करना चाहते हैं, डॉलर को इकट्ठा करना नहीं नहीं। चाहते। तीसरा कारण यह है कि जो वेस्ट एशिया है, जिसको मिडिल ईस्ट आप कहते हैं, यहां पर भी सोने का डिमांड, सेंट्रल बैंक्स के अलावा जो सोने की डिमांड यहां से बहुत आती है, वो अभी अस्थिर है। और अस्थिर हम्म। होने से सोने की डिमांड मिडिल ईस्ट से भी नहीं आ रही है। तो ये दो कारणों की वजह से सोने की कीमत जो अमूमन वॉर में बढ़ती है, इस बार नहीं बढ़ रही है। तो दो बड़े कारण हमें क्या समझ में आए, तीन बड़े कारण हमें क्या समझ में आए। पहला कारण है कि महंगाई बढ़ने से डर है कि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगी, और जब सरकारी बॉन्ड यील्ड बढ़ती है और आप डरते हैं, तब आप ज्यादा सरकारी बॉन्ड यील्ड में जाते हैं। तो बॉन्ड यील्ड का बढ़ना सोने की कीमतों के लिए अच्छी खबर नहीं है। और दूसरा, वॉर के अंदर ट्रेड सरप्लसेस कम होना सोने के लिए अच्छी खबर नहीं है। दुनिया के ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि सेंट्रल बैंक जिस अंदाज में सोना खरीद रहे थे, वॉर होने की वजह से उस अंदाज में सोना नहीं खरीद पाएंगे। ये दो बहुत बड़े कारण हैं जिसकी वजह से सोने की
डिमांड आपको थोड़ी सी कम हो रही है। तीसरा कारण जो हमें हमें बात समझना है, गोल्ड का चरित्र वैसा ही हो गया है जैसा दूसरे इकोनॉमिक एसेट्स का चरित्र होता है, कि इकोनॉमी अच्छा करेगी तो गोल्ड अच्छा करेगा, और इकोनॉमी अच्छा नहीं करेगी तो गोल्ड अच्छा नहीं करेगा। हमें ये बात को समझना जरूरी सर बड़ी आसानी से आपने सब चीज़ें समझा दी, बहुत सिंपल तरीके से, एंड आई रियली होप कि व्यूअर्स को भी समझ में आएगा कि इस बार ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा सर, एक क्वेश्चन और है, आखिरी क्वेश्चन ही है, ज़्यादा समय नहीं लूंगी आपका। है। इतना फेयर का माहौल है, हाँ। अनसर्टेनिटी है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, तो आपकी क्या सलाह है कि इस समय, ऐसे समय में एक इन्वेस्टर को किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है, जब कुछ समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले तो आपको बचाव की मुद्रा में होना चाहिए, आपको बचाव करना चाहिए। अच्छा, बचाव का मतलब क्या होता है? बचाव का मतलब ये नहीं होता कि अपने आप को कमरे में बंद कर लेना है, उसको बचाव नहीं कहते। उससे तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है। ठीक है ना? सबसे जरूरी बात आपको एक समझनी है कि दुनिया जैसी है वैसी कभी नहीं रहती है। अच्छे समय की एक बुरी बात है मुक्ता जी, कि वो खत्म हो जाता है। कभी न कभी बुरा वक्त आता है, हमेशा अच्छा वक्त नहीं रहता है। तो अच्छे समय की बुरी बात यह है कि वो खत्म हो जाता है, और बुरे वक्त की अच्छी बात यह है कि वो जल्दी खत्म हो जाता है ना? राइट। बुरा वक्त भी लंबा चलता नहीं है, वो भी जल्दी खत्म हो जाता है। तो वॉर अगर शुरू हुआ है तो कल खत्म भी होगा, ये तय है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, हमें यह भी मालूम है कि वॉर खत्म होने की जल्दबाजी किसे है। ईरान को उतनी ज्यादा नहीं है, ईरान तो बर्बाद जगह है। वो 30-40 साल से टेंशन झेल रहा है। वो बहुत कठिनाइयों से ईरानियन अपना जीवन जीते हैं। लेकिन अमेरिकी लोग कठिनाई में जीवन जीने के आदी नहीं हैं। वो दुनिया के सबसे आराम तलब नागरिक हैं, बहुत आराम और कंफर्ट का जीवन जीते हैं। थोड़ा बहुत भी महंगाई बढ़ना, थोड़ा बहुत भी बॉन्ड यील्ड्स बढ़ना अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी वहां के लोगों में ला सकता है। तो अमेरिका जितना जल्दी इस वॉर को खत्म करना चाहता है, मुझे नहीं लगता ईरान तो उतना जल्दी इस वॉर को खत्म करना चाहता है। तो दूसरी बात, इन्वेस्टर्स को समझना होगा, वॉर आज नहीं तो कल, सूनर देन लेटर समाप्त हो जाएगा। ये हमें दूसरी बात समझने की कोशिश करनी है। तीसरी बात जो हमें समझने की कोशिश ये करनी है कि देखिए, जब भी आप निवेश करते हैं उस निवेश के अंदर आप टैक्टिकल एलोकेशन बहुत ज्यादा करते हैं। टैक्टिकल एलोकेशन का मतलब है कि इस समय का मैं लाभ कैसे उठाऊं। जब आप लाभ उठाने की कोशिश करते हैं तो उतनी ही हानि होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। जैसे कि आप गति, अगर गाड़ी में गति तेज कर देते हैं तो आपकी रिस्क भी बढ़ जाती है एक्सीडेंट की। तो आपको यहां ज्यादा लाभ कमाने की कोशिश नहीं करनी है, आपको यहां सरवाइव करने की कोशिश करनी है। देखिए मुक्ता जी, एक सवाल पूछूंगा, बहुत आसानी से आपको बात समझ में आ जाएगी। जीवन हो या निवेश हो, आपको दूरियां तय करनी है। आप यहाँ खड़े हैं, वहां आपको पहुंचना है। और जीवन में आपको लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं। ठीक है ना? तो एक आदमी है, दूरियां तय करना चाहता है, फासले तय करना चाहता है, तो फासले कौन तय करता है? लंबे फासले कौन तय करेगा मुक्ता जी? जो तेज भागेगा या जो देर तक चलेगा? जो देर तक चलेगा। एग्जैक्टली exactly। यही बात हमें समझने की कोशिश करनी है। निवेश में भी आपको देर तक चलना है, देर तक टिके रहना है, सरवाइव करना है, आपको ज्यादा पैसा बनाने की कोशिश नहीं करनी है। तो आपकी दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको स्ट्रेटेजिक एलोकेशन रखना है। स्ट्रेटेजिक एलोकेशन का मतलब यह है, जैसे कि हिंदुस्तान की एक फौज है। हिंदुस्तान की फौज पे सरकार $80 बिलियन हर साल खर्च करती है, युद्ध हो या ना हो। फौज हम क्यों बनाते हैं? युद्ध में देश की रक्षा करने के लिए। पर युद्ध हर साल होते हैं क्या? नहीं होते हैं। सालों साल युद्ध नहीं होते हैं। कभी कभी तो दशकों युद्ध नहीं होता है। तो इसका मतलब आप फौज नहीं बनाएंगे? फौज बनाएंगे। तो फौज में दो तरह के खर्चे आप करते हैं। एक, शांति काल में इतना खर्चा, इतनी बड़ी फौज, इतनी मजबूत फौज मुझे बना के रखनी है, ये स्ट्रेटेजिक एलोकेशन है, इतना तो मुझे खर्चा करना ही है। फिर होता है टैक्टिकल खर्चा। युद्ध शुरू हो गया, अब फौज को और पैसा कितना देना है युद्ध का सामना करने के लिए, वो टैक्टिकल है। तो ऐसा ही इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। बाजार कैसा ही रहे, ऊपर जाए नीचे जाए, यहां जाए वहां जाए, रिटर्न आए नहीं आए, कुछ चिंता नहीं करनी है। मेरे पैसे में से इतना पैसा सदा इक्विटी में बना रहेगा। स्ट्रेटेजिक एलोकेशन। तो इस वक्त आपके इक्विटी में स्ट्रेटेजिक एलोकेशन रहना चाहिए, वो आपको कम करने की जरूरत नहीं है, बाजार से बाहर आने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज आपको ये करनी है, जमीन आसमान एक हो जाए, परिवार के साथ बैठिए। जो भी पैसा मुझे अगले 3-4 साल तक जरूरत है, ये पैसा इक्विटी में नहीं रखना है, वो पैसा इक्विटी में नहीं होना चाहिए। वो पैसा आपका बॉन्ड में होना चाहिए,
गोल्ड में भी कुछ हद तक होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो पैसा बॉन्ड में होना चाहिए। तो अगले 2-3 साल 4 साल का पैसा आपको बॉन्ड में रखना है, ये आपको एक काम करना है, ताकि जब भी आपको जरूरत हो आपके पास पैसा हो, एक ऐसा पैसा हो जो इक्विटी बाजार पर निर्भर नहीं करता हो। तीसरी चीज आपको ये करनी है कि जो आपकी एसआईपी चल रही है, दुनिया कुछ भी बोले, उस एसआईपी को चलते रहना है। आपने एसआईपी इसीलिए की है कि बुरा वक्त आएगा, और बुरे वक्त में मेरे को यूनिट ज्यादा मिलेगी, मेरी एसआईपी चलती रहेगी। एसआईपी केवल अच्छे वक्त के लिए नहीं होती है, एसआईपी बुरे वक्त के लिए भी होती है। तो आपका पैसा उसमें भी बने रहना चाहिए, एसआईपी चलती रहनी चाहिए। चौथी चीज, हमारे मन में बहुत बार कुछ ऐसे खर्चे करने की इच्छा होती है मुक्ता जी, इसको हम डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कहते हैं। जैसे कि आपके पास एक कार है और आपको हो गया, बहुत हो गया, 5-7 साल हो गए कार चलाते हुए, अब मुझे नई कार लेनी चाहिए, अचानक से एक नई कार आती है, आपको लेने की इच्छा करती है। आपको फ्रिज चेंज करना है, फ्रिज आपका काम कर रहा है पर आपको चेंज करना है, अरे टीवी चेंज कर देती हूँ, स्मार्ट टीवी नहीं है, इसमें गूगल नहीं आता, इसमें वॉइस कमांड नहीं है, चलिए मैं टीवी चेंज कर देती हूँ, लैपटॉप चेंज कर देती हूँ। ये जो खर्चे हैं इसको आप डिस्क्रिशनरी खर्चे कहते हैं। मुझे 2 ड्रेसेस और खरीद लेती हूँ, ये जो खर्चे हैं, जब तक युद्ध खत्म नहीं होता है और जब तक बॉन्ड यील्ड सेटल नहीं होती है, तब तक आपको इन खर्चों से बचने की कोशिश करनी है। उसकी जगह आप इस पैसे को निवेश कर सकते हैं। आप ही ने कहा था ना शुरुआत में, मैं खर्चा कम करने की कोशिश करूंगी। और चौथा काम आपको ये करना है कि नया लोन नहीं लेना है। जब तक कि ब्याज दरें संतुलित नहीं हो जाती हैं, तब तक आपको नया लोन नहीं लेना है। इस तरह से एसेट एलोकेशन करते हुए अगर आप अपने निवेश को करेंगे तो आप नहीं होगा। और आखिर में सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूं, किसी भी हाल में डरना नहीं है। डरे नहीं कि आप में तनाव हुआ नहीं, वो तनाव हुआ नहीं कि फैसला गलत हुआ नहीं। बस यही है जो मैं आपसे कहना चाहता थैंक यू सो मच सर, आपने समय निकाला। हूँ। थैंक मैं यू। हमारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके उनके सामने आते रहेंगे। थैंक यू थैंक मैम, यू थैंक सो यू मच। फॉर द अपॉर्चुनिटी, सो नाइस ऑफ यू, थैंक थैंक यू। यू।